हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। आपका अध्याय 1 जीवों में जनन चल रहा है। आज मैं इसका आपको भाग 4 पढ़ाऊँगी, ठीक है। पर भाग 4 की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो का रिवीजन। तो चलिए हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक। अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था कि जीवों में किस प्रकार अलैंगिक जनन होता है, पौधों में किस प्रकार अलैंगिक जनन होता है। पौधों में अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में जीवों में अलैंगिक जनन की 5 विधियां देखी थी और पौधों में अलैंगिक जनन की हमने 2 विधियां पढ़ी थी। और लास्ट में हमने पढ़ा था सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। ये भी एक प्रकार की विधि है पौधों में अलैंगिक जनन की, लेकिन यह विधि हम कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो जो जीवों में अलैंगिक जनन की 5 विधि थी, पहला था द्विविभेजन, दूसरा था हमारा बीजाणु जनन, तीसरा था हमारा मुकुलन, चौथा था हमारा खंडी भवन और पांचवा था हमारा पुनरुद्ध भवन। और पौधों में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ थी, एक प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ थी यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति द्वारा स्वतः होता है, दूसरा हमारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन ये हमारे कायिक अंगों द्वारा, पौधे के कायिक अंगों द्वारा होता है। इन कायिक अंगों में कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थिति होने पर नए पौधे का विकास या नए पौधे को विकसित करती हैं, ठीक है। पौधे के ये कायिक अंग जड़, तना, पत्ती कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जड़ द्वारा कुछ पौधों के जड़ों में कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे को विकसित करती हैं। कुछ पौधों के पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं और कुछ पौधों के तनों में कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे को विकसित करती हैं, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन, लास्ट में हमने सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। यह भी एक विधि है अलैंगिक जनन की ही जो पौधों में कराई जाती है। इसमें हम पौधे के ऊतक द्वारा, ठीक है, इसमें पौधे के ऊतक द्वारा नए पौधे का निर्माण कराते हैं, ठीक है। इस विधि द्वारा हम अच्छी क्वालिटी के यानी उच्च कोटि के और रोगहीन पौधे को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है लैंगिक जनन, ठीक है। अभी तक हम किसके बारे में पढ़े थे, अलैंगिक जनन। हमने जीवों में अलैंगिक जनन को देखा, पौधों में अलैंगिक जनन को देखा। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। जनन हमारा 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में हमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। तो अभी तक हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। आज हमारी हेडिंग स्टार्ट हो रही है लैंगिक जनन। नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण आगे चलकर शिशु का निर्माण करता है, शिशु को विकसित करता है, ठीक है। ठीक, आपको समझ में आ गया। नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण आगे विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है, ठीक। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या सभी को पता होगी 46 होती है, ठीक है, 46 होती है। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 23 गुण नर से और 23 गुण मादा से आते हैं। तो इस युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 46। 2 अलग अलग जनक से आधे आधे गुणसूत्र आ रहे हैं, इसलिए लैंगिक जनन की संतानें हूबहू अपने जनक की समान नहीं होती हैं,
ठीक है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा, ठीक है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी। ठीक है, जैसे हमारा केचुआ हो गया, स्पंज हो गया, इसमें नर और मादा भाग अलग अलग नहीं होते, नर और मादा भाग एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं। तो जब नर और मादा भाग एक ही प्राणी में उपस्थित हों तो उन प्राणियों को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। ठीक है, उन प्राणियों को हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी। द्विलिंगी यानी ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा केचुआ हो गया, स्पंज हो गया आदि। ठीक है, जब नर और मादा भाग अलग अलग हों, जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हों, जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एकलिंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? एकलिंगी प्राणी। ठीक है, जब नर और मादा भाग एक ही में उपस्थित हो तो उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एकलिंगी। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक, जब नर और मादा भाग एक ही साथ उपस्थित हो तो उन्हें हम द्विलिंगी प्राणी कहते हैं, और जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में उपस्थित हो तो उन्हें हम एकलिंगी प्राणी कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। मतलब लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो लैंगिक जनन में 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। ठीक है, इससे हमको लैंगिक जनन और भी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो लैंगिक जनन में होने वाली 3 प्रमुख घटनाएं हैं। पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। दूसरी घटना है हमारी निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन से पहले की घटना यानी निषेचन से पहले की घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाती है, और निषेचन से बाद होने वाली घटनाएं निषेचन पश्च घटना कहलाती हैं। निषेचन, जब नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। तो कुछ घटना जैसे युग्मक का निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, ये सब क्या है? निषेचन से पश्च घटनाएं, मतलब नर और मादा युग्मक के संलयित होने के पहले की घटनाएं हैं। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक संलयित हो जाएंगे तो उसके बाद भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण विकसित होकर शिशु का निर्माण करेगा। तो ये सब क्या है? निषेचन पश्च घटनाएं में आती हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में 3 प्रमुख घटना कौन सी होती है? पहली होती है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले की घटना को हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन, नर और मादा युग्मक का संलयित होना। तीसरा है निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद की घटना को हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला निषेचन पूर्व घटना, किसमें कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। तो हम पहला हेडिंग डालेंगे निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, निषेचन से पहले की होने वाली घटनाओं को हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं, मतलब इसके अंतर्गत 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा युग्मक जनन। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख घटनाएं आती हैं। पहला हमारा आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन, पहला हमारा आता है युग्मक जनन, और दूसरा आता है युग्मक स्थानांतरण।
ठीक है। युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक के जन्म की प्रक्रिया को या निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। नर में नर युग्मक बनेगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे युग्मक जनन। नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा, इसी को हम कहेंगे युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा यानी युग्मक जनन हो जाएगा तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा, मतलब जहाँ नर युग्मक का निर्माण हुआ है वहाँ से वो मादा युग्मक के पास जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। युग्मक जनन के पश्चात नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है, इसी को हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक बाहर निकलकर, नर युग्मक बाहर निकलता है और मादा युग्मक के पास पहुंचता है, इसे ही हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि निषेचन पूर्व घटना में दो प्रमुख घटना है। पहला युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक। युग्मक स्थानांतरण, नर युग्मक बाहर निकलता है और मादा युग्मक के पास पहुंचता है, इसी को हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि निषेचन पूर्व घटना में दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक स्थानांतरण, नर युग्मक का बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा समयुग्मकी। युग्मक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो पहला हमारा होता है समयुग्मकी। समयुग्मकी युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक आकार व परिमाण दोनों में समान होते हैं, ठीक है। नर युग्मक का आकार और मादा युग्मक का आकार और परिमाण दोनों समान होते हैं, ठीक है। यानी जो नर युग्मक का आकार है उसका आकार और उसका जो परिमाण यानी जो उसका भार होता है वो परिमाण दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहेंगे? समयुग्मकी। जब नर युग्मक का आकार और परिमाण और मादा युग्मक का आकार व परिमाण समान होते हैं तो उन्हें हम समयुग्मकी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नर युग्मक, ठीक। जब इनका आकार व परिमाण समान होता है तो उन्हें हम समयुग्मकी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है असमयुग्मकी। दूसरा हमारा है असमयुग्मकी, ठीक है। जब इन दोनों के बाह्य आकार, ठीक है, इन दोनों का बाहरी आकार मतलब नर युग्मक का बाहरी आकार और मादा युग्मक का बाहरी आकार समान हो परंतु इनके परिमाण समान ना हो, ठीक है। इनका आकार तो समान हो पर परिमाण समान ना हो तो उन्हें हम असमयुग्मकी कहते हैं, ठीक है। आकार, युग्मक का आकार समान हो और परिमाण
समान ना हो। ठीक है, इसमें क्या है, आकार व परिमाण समान। ठीक है, इसमें दोनों समान होते हैं और इसमें आकार तो समान हो पर उनका परिमाण समान ना हो, तो वो हमारे किस प्रकार के युग्मक हैं, असम युग्मकी। ठीक है, समझ में आया। जब इनका आकार, तो नर युग्मक का आकार समान हो, ठीक है, मतलब नर और मादा युग्मक के आकार तो समान हो पर वो मतलब बाहर से दिखने में तो वो समान हो पर उनका जो परिमाण यानी उनका जो भार हो वो समान ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, असम युग्मकी। तीसरा हमारा है विषम युग्मकी। ठीक है, जब नर व मादा युग्मक ना तो आकार में समान हो और ना ही उनका परिमाण समान हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी। ना आकार समान हो, ना आकार समान हो और ना उनका परिमाण समान हो। ठीक है, जब ना उनका आकार समान हो और ना उनका परिमाण समान हो तब उन्हें हम कहते हैं विषम युग्मकी। ठीक है, आपके 3 प्रकार के युग्मक होते हैं, सम युग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी। सम युग्मकी जब नर युग्मक व मादा युग्मक का आकार व परिमाण दोनों समान हो। ठीक है, असम युग्मकी जब नर व मादा युग्मक का बाह्य आकार तो समान हो पर उनका परिमाण समान ना हो। विषम युग्मकी ना ही आकार समान हो और ना ही परिमाण समान हो। ठीक है, अब हमारी दूसरी हेडिंग है, ठीक है, लैंगिक जनन की घटना की दूसरी हेडिंग है निषेचन। निषेचन, लैंगिक जनन की हमने पहली घटना हमने पढ़ी निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं थी, युग्मक का जनन और युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, दूसरी हमारी घटना है निषेचन। नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, इसे हम युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है, इसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं तो इसे हम युग्मक संलयन कहते हैं और इसके पश्चात जो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है उसे इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज का निर्माण करना निषेचन, ये पूरी घटना हमारी क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, नर और मादा जब युग्मक संलयित होते हैं तो इसे हम युग्मक संलयन कहते हैं और इसके पश्चात जब युग्मनज द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, निषेचन। निषेचन, ठीक है, नर और मादा युग्मक का संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया युग्मनज और द्विगुणित युग्मनज के निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है, जैसे हमारी होगी मधुमक्खी। ठीक है, इसमें मादा युग्मनज से ही मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, अकेले मादा युग्मक ही युग्मनज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसे जैसे हमारा होगा मधुमक्खी और हो गया हमारा रोटी फर्स और कुछ छिपकली। ठीक है, ये ऐसे जीव के उदाहरण हैं जिनमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है, इसे हम अनिषेक, ठीक है, इसे हम मधुमक्खी, रोटीफर्स,
कुछ छिपकली, सभी छिपकलियों ने कुछ छिपकली। ये ऐसे जीव हैं जिनमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, यानी इसमें हमें नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है। इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। ठीक है, जब सिर्फ मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक, निषेचन हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, निषेचन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, पहला होता है बाह्य निषेचन। निषेचन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य निषेचन, प्राणी के शरीर के बाहर। जब निषेचन प्राणियों के शरीर के बाहर होता है तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये शैवाल में, मछली में और कुछ उभयचर प्राणी ऐसे होते हैं, कुछ उभयचर प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, प्राणियों के शरीर के बाहर, इसमें निषेचन कहाँ होता है? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ये शैवाल में, मछली में और कुछ उभयचर प्राणियों में होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा अंतः निषेचन। अंतः निषेचन। ठीक है, जब निषेचन प्राणियों के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया और भी प्राणी। ठीक है, जब प्राणियों के शरीर के अंदर निषेचन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन हमारा दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे हम बाह्य निषेचन, और जो शरीर के अंदर निषेचन होता है उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक है बाबू, बेटू, अरे यार, अब हम तीसरी घटना पढ़ेंगे, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन, तीसरी घटना है हमारी निषेचन पश्च घटना। ठीक है, युग्मनज विकसित होकर, ठीक है, युग्मनज, जो हमारा युग्मनज है, युग्मनज, ठीक, नर और मादा के संलयन के बाद, जब नर और मादा युग्मक संलयित हो जाते हैं तो उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, जो हमारा युग्मनज है वो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे ही हम भ्रूणोद्भव, ठीक है, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। जब युग्मनज का निर्माण या विकास शरीर के बाहर होता है तो इसे हम अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है, जब युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होता है या शरीर के बाहर इसका विकास होता है तो इसे हम अंडप्रजक कहते हैं। अंडप्रजक। ठीक है, जब युग्मनज का निर्माण या विकास शरीर के बाहर होता है तो इसे हम अंडप्रजक कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का विकास शरीर के भीतर होता है तो इसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक, ये हमारी निषेचन पश्च घटना है। जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, और जब युग्मनज का विकास या निर्माण शरीर के बाहर होता है तो ऐसे प्राणी को हम अंडप्रजक कहते हैं। और जब ऐसे जीव जिनमें शरीर के अंदर युग्मनज का निर्माण होता है तो इसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। ये आपकी लैंगिक जनन की तीनों घटनाएं समाप्त हो गई। आपको ये तीनों घटनाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे
ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ऊतक की परिभाषा क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था ऊतक की परिभाषा, ऊतक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, ठीक है, कार्य और उद्भव में एक समान होती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, कार्य और उद्भव में एक समान होती हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आपका ये चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन, आपका पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। ठीक है, आपका अध्याय 1 जीवों में जनन समाप्त हो गया है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई हेडिंग नहीं समझ में आई है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अध्याय 2, आपका अध्याय 2 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसकी मैं वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूँगी। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, समझिए। जो कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।